गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। उम्मीद है कि आप लोगों को फिजिक्स अब समझ में आने लगी होगी। यदि आप दो तीन बातों को ध्यान रखते हैं तो कहीं भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। पहली बात तो ये कि जो लेक्चर आप आज पढ़ रहे हो उसको पूरा पढ़ना है, और इसके पहले वाले लेक्चर को भी यदि आप देखेंगे और इसके एक दिन आगे वाले तब तो 100% समझ में आएगा। और यदि आप किसी को एक हाईलाइट में देखते हो, मैच क्रिकेट मैच के हाईलाइट जैसे, तो बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए आप प्रयास करें कि जो टॉपिक पढ़ रहे हो तो वो टॉपिक और उसके एक दिन पहले वाला टॉपिक और एक दिन आगे वाला टॉपिक, कम से कम 3, तब तो 100% समझ जाओगे। और यदि ऐसा नहीं है तब तो फिर शॉर्टकट केवल देखते जाओ ऊपर से, बस हो। तो और स्टार्ट करते हैं। इससे पिछले लेक्चर में जो हो गया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का हुआ था। आज हमको बताना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थोड़ा सा हमने जो पिछले लेक्चर में बताया था वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बताया था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने ये बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड का में इमेजिनरी कर्व होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है? इमेजिनरी कर्व। और ऐसी इमेजिनरी कर्व होती है जिस कर्व या पाथ से कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ मूव कर सकता है ना। उसमें बहुत सी प्रॉपर्टी बताया था हमने। यदि आप इस लेक्चर को देखेंगे तभी इसको समझने में आसानी रहेगी, है ना। इसलिए प्रयास करें कि पीछे थोड़ा सा पढ़ लें, तब इसको आप समझें तो अधिक अच्छा रहेगा। अब उतना टाइम देकर इसमें उसको नहीं बताया जा सकता, है ना, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के पीछे आप लोग लेक्चर में आप देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी भी सरफेस से पास होने वाली टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, किसी भी सरफेस से पास होने वाली टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। लेकिन उसमें एक बात और भी है कि पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, लेकिन उसके परपेंडिकुलर पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, है ना। सिर्फ पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मत बोलिएगा, परपेंडिकुलर पास होने वाली, ठीक है ना। यानी कोई सरफेस है, उस सरफेस से परपेंडिकुलर पास होने वाली जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, उन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी क्या कहा जाएगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी सरफेस। सरफेस बोलो या एरिया, थ्रू एनी एरिया, ठीक है। एरिया, सरफेस, प्लेन, सरफेस और प्लेन सही वर्ड रहेगा, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी प्लेन और सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद दैट प्लेन और दैट सरफेस, ठीक है ना। किसी भी सरफेस या प्लेन से परपेंडिकुलर पास होने वाली टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अब जो पीछे लेक्चर नहीं सुने हैं तो उनको तो नया वर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें क्या है लगता होगा, तो इसके लिए आप कल वाले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे और फिर आज वाले में पहुंचेंगे तो समझने में दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद दैट सरफेस और प्लेन, एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई, कहीं कहीं फाई लिखा रहता है, कहीं कहीं फाई ई भी लिखा रहता है,
ठीक है ना। फाई भी चलता है, फाई ई भी चलता है। ई इलेक्ट्रिक की वजह से लिखा गया है क्योंकि आगे चल करके आपको मैग्नेटिक फील्ड भी आपके सामने आएगा तो उसके लिए फाई भी लिखेंगे, है ना। और इसके लिए फाई ई लिखा होता है, बिना फाई ई के भी चल जाएगा, फाई भी चलता है, ठीक है ना। तो ये तो कैसे लिखेंगे देखिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी closed surface or plane is called electric flux linked with that surface. It is denoted by phi, या कि phi ई लिखा रहेगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी क्लोज सरफेस और प्लेन विच कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ दैट सरफेस। इट इज डिनोटेड बाय phi ई और phi. It is a scalar quantity, ठीक है ना। अब ये बता दें पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, समझना, पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब पास होने का मीन्स है या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस की में इंटर करें या कि सरफेस से को लीव करें, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी वो सरफेस पर इंटर कर सकती है या सरफेस को लीव कर सकती है, आउट गोइंग फ्रॉम द सरफेस, इनकमिंग एंड आउट गोइंग, सीधे समझ लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है किसी सरफेस की तरफ आ भी सकती है और किसी सरफेस से जा भी सकती है, ठीक है ना। तो यदि किसी सरफेस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर करती है तो उसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निगेटिव लिया जाता है, और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस को लीव करती है तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, पॉजिटिव लिया जाता है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी सरफेस की एक साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लीव करती है और दूसरे साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर करती है, और जितनी एक साइड से लीव करती हैं दूसरी साइड से उतने इंटर करती हैं, तो ऐसे सरफेस का जो फ्लक्स होता है वो जीरो होता है। मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव कब, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लीविंग द सरफेस, if electric field line leaving the surface, then electric flux linked with that surface taken positive, and if electric field line entering the surface, if electric field line entering the surface, then electric flux linked with that surface is taken negative, and if number of electric field line leaving the surface is equal to number of electric field line entering the surface, then electric flux linked with that surface is taken zero, ठीक है। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है, ठीक है ना। देखिए जैसे हम ये कह रहे हैं, यहाँ एक सरफेस हमने लेते हैं, एक सरफेस यहाँ हमने कह दिया ये S1, इसके अंदर जो है चार्ज क्या है, प्लस Q। लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउट होंगी, मतलब ये लीव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे परपेंडिकुलर लीव हो रही है तो इसका जो फ्लक्स होगा फाइबर, तो ये क्या होगा
पॉजिटिव। ठीक है ना, इसको इनपुट फ्लक्स भी बोल सकते हैं। आउटपुट फ्लक्स, आउटपुट फ्लक्स कह सकते हो, आउटपुट फ्लक्स। ठीक है ना, φ1 क्या होगा, पॉजिटिव। φ1 हमने क्यों कहा है, S1 है, सरफेस S1 और उसमें चार्ज प्लस, तो इलेक्ट्रिक लाइन लीव कर रही है तो उसका फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ एक सरफेस हमने लिया है, उसका नाम रख दिया S2 और इसमें इलेक्ट्रिक लाइन इंटर कर रही है, इंटर कर रही है, माइनस चार्ज है। अब इंटर कर रही है तो इसका जो फ्लक्स होगा हम लिख देते हैं φ2, तो φ2 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, निगेटिव। और इसको क्या बोला जा सकता है, इनपुट फ्लक्स, इनपुट फ्लक्स। लाइट को लोग एक थोड़ा डायग्राम शायद ना दिखे अच्छे से। यहां देखिए, यदि हम मान लें एक सरफेस इस टाइप का ले रहे हैं और इसमें प्लस क्यू है और यहाँ पर क्या है, माइनस क्यू, तो यहां से इलेक्ट्रिक लाइन पास हो रही है, मीन्स लीव कर रही है, और जितनी इधर से लीव कर रहे हैं उतना इधर क्या कर रही है, इंटर कर रही है। और ये सरफेस S3 है तो φ3 इक्वल टू क्या होगा, 0। ठीक है ना, ये सरफेस S3 है, इस साइड में प्लस चार्ज है, इस साइड में माइनस चार्ज है, और दोनों सेम है, प्लस जितना है उतना माइनस। बात को समझना, प्लस चार्ज क्यू प्लस माइनस चार्ज, ठीक है ना, दोनों सेम अमाउंट के हैं, तो जितनी इलेक्ट्रिक लाइन इधर से आउट होंगी उतनी इधर इंटर होंगी, तो ऐसे में फ्लक्स क्या होगा, 0। अब कहेंगे सर मान लीजिए ये चार्ज ज्यादा है तो क्या होगा, तो इधर से इलेक्ट्रिक लाइन ज्यादा इंटर आउट होंगी, इधर इंटर कम करेगी, तो उसका फ्लक्स भी पॉजिटिव ही होगा। मान लीजिए सर ये वाला मान लीजिए चार्ज ज्यादा है, तो इस साइड में इंटर करने वाली इलेक्ट्रिक लाइन ज्यादा होगी, लीव करने वाली कम होगी, तो फ्लक्स क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है ना, फ्लक्स 0 होने के लिए क्या होता है, फ्लक्स 0 होने के लिए दोनों चार्ज क्या हो, इक्वल मैग्नीट्यूड के हो, अपोजिट हो, एक प्लस एक माइनस हो। ठीक है ना, आगे लेक्चर में आप गॉस थ्योरम जब पढ़ाएंगे तो उसमें कुछ बातों को और हम सब एक्सप्लेन करेंगे, जो इसमें आपको कुछ अधूरा लगेगा वो आगे क्लियर हो जाएगा। यानी आपको हिंट में खाली दे रहे हैं, यदि किसी का फ्लक्स 0 है तो फ्लक्स 0 होने की 2 अर्थ मीनिंग होगी। फ्लक्स 0 होने की 2 मीनिंग होगी। पहली मीनिंग तो ये है कि दो चार्ज होंगे इक्वल और अपोजिट, और दूसरी मीनिंग ये होगी कि उसके अंदर चार्ज है ही नहीं। और ये बात क्लियर होगी गॉस थ्योरम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। यदि नहीं पढ़ेंगे तो आपको मन में क्वेश्चन जो है वो उठता ही रहेगा। ठीक है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि और डिटेल के लिए आप गॉस थ्योरम को जरूर देखें, है ना, जब भी पढ़ाया जाएगा। तो अभी हमने क्या बताया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव, निगेटिव और 0। डन। अब मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये पॉइंट लिखे दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी पॉजिटिव, निगेटिव एंड 0। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी पॉजिटिव, निगेटिव एंड 0। कब 0 कब निगेटिव कब पॉजिटिव बता दिया। ठीक है ना, अब है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक
फ्लक्स, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको मेजर करने के लिए क्या रूल होता है, देखिए ऐसा मत सोचिए कि डिफिनेशन में बता दिया गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो काउंट कर लीजिए, कहाँ तक काउंट करिए आप, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। उसके लिए एक फार्मूला होता है। यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जो सरफेस ले रहे हैं या प्लेन ले रहे हैं उसकी एरिया पता है, तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो फ्लक्स के बराबर होता है। काउंट करने की जरूरत नहीं है ना, कि डिफिनेशन के अनुसार करेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन काउंट कर ले। कैसे काउंट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी तो इमेजिनरी होता है, ठीक है ना। तो उसको मेजर करने का फार्मूला होता है, यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है और सरफेस की एरिया पता है, तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उस सरफेस का से लिंक्ड फ्लक्स होगा, ठीक है ना। तो लिखते हैं if electric field intensity is E and surface area of surface is A ले लेते हैं या यस। If electric field intensity is E and surface area of surface is S, then flux phi equal to ES, ये ठीक है ना। ये एरिया को हम ए भी लिख सकते हैं, एस भी लिख सकते हैं। तो फाई इक्वल टू क्या होगा, E इंटू एस। अब यहां पर नाम एक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल ऑन द सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि हम एक एंगल की यह थीटा एक एंगल बना लें, लेकिन वो एंगल कहाँ का हो, सरफेस के नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच। याद रखिएगा, यदि हम एक एंगल थीटा लेते हैं और वो थीटा एंगल किसके किसके बीच हो, नॉर्मल ऑन दी सरफेस। नॉर्मल ऑन दी सरफेस बोल सकते हैं एरिया वेक्टर। यहां देखिए, नॉर्मल ऑन द सरफेस के जगह पर एरिया वेक्टर कह सकते हो। नॉर्मल ऑन द सरफेस कहो चाहे एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, ठीक है ना। तो इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल ऑन द सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, then phi equal to ES cos थीटा। जैसे यहाँ यस लिखा है ना, तो यस एरिया वेक्टर हो गया, तो एरिया वेक्टर और ई के बीच का एंगल थीटा हो गया। अब ऐसे भी जानते हैं ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। लेकिन ये थीटा जो है वो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच का एंगल है। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इंटेंसिटी, या एरिया वेक्टर ना बोलो तो नॉर्मल ऑन द सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। फाई इक्वल टू एस कॉस थीटा। थीटा को जरूर समझना क्या है, क्योंकि अभी आगे हम कुछ और बातें बताएंगे तो आप लोग कंफ्यूजन होगा। क्योंकि थीटा जो है वो कहाँ का है एंगल, नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच, न कि सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच। सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल नहीं है, नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का है, या एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का है। सिर्फ एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड मत बोलना, या सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड मत बोलना। एंगल को डिफाइन हमने किया है नॉर्मल ऑन द सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। तो देखिए यहाँ पर जब हम कुछ केस अप्लाई करेंगे तब क्या होगा।
देखिए केस फर्स्ट, इफ surface is perpendicular to the electric field, बात को समझना, सरफेस इज द परपेंडिकुलर, सरफेस हम ले लेते हैं इस प्रकार से, सरफेस या प्लेन, और ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या है सरफेस, ठीक है। अब ये उस सरफेस का क्या हो गया, नॉर्मल। अब बताओ सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, पर जब हम इस सरफेस पर एक नॉर्मल रख करते हैं, ये नॉर्मल, ठीक है, इस सरफेस का ये क्या हो गया नॉर्मल, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने एंगल कहाँ बोला, नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच, तो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, पर उसका नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, जीरो। सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस जरूर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, पर उस सरफेस का जो नॉर्मल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, जीरो। बच्चे ये सोचेंगे आज तक तो सर हमने सुना है कि परपेंडिकुलर मीन्स 90, अरे परपेंडिकुलर सरफेस है, पर उसका जो नॉर्मल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, जीरो। इफ सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड देन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ध्यान रखना भाई, बच्चे जरूर ये कहेंगे कि यहाँ परपेंडिकुलर है और यहाँ 0 लिखे हैं, सर्दी पाके तो नहीं पढ़ा दिए, थीटा की वैल्यू 0 और यहाँ परपेंडिकुलर, तो सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर जरूर है, पर जो एंगल हमको देखना है वो एरिया वेक्टर यानी नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का देखना है। If surface is perpendicular to the electric field, then theta equal to 0. Therefore, from equation first, phi equal to Es cos 0 और Es 01 Es यानी phi equal to maximum। फाइनल क्या हुआ, if surface is perpendicular to electric field, ग्राफ 01 होता है, सॉरी ग्राफ 01 होगा, तो यहाँ इंटू कर देंगे तो ES आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो फाइनल क्या करना लूंगा, यदि सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आती है, मैक्सिमम आती है, ठीक है ना। और सेकेंड केस में इफ सरफेस इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड देन फिर वही थीटा इक्वल टू 90। बच्चों को ये बात जब नहीं होती कि यहाँ पैरेलल है और 90, पर हम बार बार बता रहे हैं कि यहाँ पर सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल नहीं देखना है, नॉर्मल। जैसे सरफेस ये ले लीजिए, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सरफेस है, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है, लेकिन इसमें हम नॉर्मल ड्रा करते हैं, ये नॉर्मल, ये क्या है नॉर्मल, तो ये नॉर्मल जो ड्रा करते हैं तो उससे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री, ठीक है ना। सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड भले पैरेलल हैं, पर इस सरफेस का जो नॉर्मल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, 90, है ना। देयरफॉर फाई इक्वल टू ES cos 0 cos 90 और ES
है 0, तो ये आ जाएगा फाई मिनिमम। ठीक है, क्या क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ? If surface and electric field is perpendicular, then flux will be max. And if surface is parallel to electric field, then flux will be 0. ठीक है ना? यानी इसमें आप ये देख सकते हैं, यहां हमने ये बोला if S perpendicular E, then phi equal to ES यानी मैक्स, और if S parallel E, then phi equal to 0 मिनिमम। ये याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। S परपेंडिकुलर E, then phi equal to maximum. If S parallel E, then phi equal to 0। वैसे भी फ्लक्स मीन्स फ्लो होता है, फ्लो। इसको हम समझाने के लिए हेल्प लेते हैं। मान लीजिए यहां से किसी उसमें पानी बह रहा है, मान लो ऐसे पानी बह रहा है, इधर से मछली भी जा रही है, मछली है, मछली पकड़ने के लिए जाली को ऐसे लगा दिया जाए तो उसमें मैक्सिमम मछलियां उसमें फंस जाएंगी। लेकिन एक जाली को ऐसे ऐसे लगा दिया जाए ऐसे, तो उससे एक भी मछली उस जाली में नहीं फंसेगी, या तो ऊपर से निकल जाएंगी या नीचे से। एक समझने का तरीका है ना? यदि हम सरफेस को जाली समझ लें, इलेक्ट्रिक फील्ड को मछली समझ लें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को, तो ये है कि जाली जब ऐसे लगी रहेगी तो मछली ज्यादा फंसेगी। यानी यदि सरफेस पर परपेंडिकुलर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा पास होंगी इसमें, है ना? तो ये मैक्स होगा। ठीक है ना? यदि मान लीजिए ऐसे है तो एक भी नहीं। ठीक, तो कंफर्म हो गया सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर तो फाई मैक्स होगा, और यदि सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल तो फाई मिनिमम 0 होगा। ठीक है ना? अब थोड़ा सा हम ये बता दें इसकी यूनिट जल्दी से। यूनिट ऑफ फ्लक्स, सिंस फाई इक्वल टू ES हुआ। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो MC इनवर्स इंटू मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस 1 ये R। फाई इक्वल टू ES से E का होता है 1 वोल्ट मीटर इनवर्स इंटू मीटर स्क्वायर, तो ये वोल्ट इंटू मीटर, ये इंटेंसिटी की यूनिट ये होता है। ठीक है ना? तो क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस 1 अब वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है ना? वोल्ट इंटू मीटर को आप ध्यान दीजिए, वोल्ट इंटू मीटर यूनिट ऑफ फ्लक्स, वोल्ट मीटर डिवाइस विच मेजर पोटेंशियल। वोल्ट इंटू मीटर अलग है, अब वोल्ट मीटर अलग है, अब वोल्टा मीटर भी अलग है। वोल्ट इंटू मीटर यानी फ्लक्स की यूनिट, अब वोल्ट मीटर मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने की डिवाइस, अब वोल्टा मीटर इलेक्ट्रोलिसिस जिसमें टेक प्लेस होता है वो उसका कंटेनर होता है। वोल्टा मीटर जो है जिस कंटेनर में इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं। अब वोल्ट मीटर उसको बोलते हैं जिससे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाता है। और ये है वोल्ट इंटू मीटर है, याद रखना, तीनों में डिफरेंस है। ठीक है ना? तो ये यूनिट हो गया, ये दोनों चलते हैं। ठीक है ना? अब डायमेंशन फार्मूला देख लीजिए थोड़ा सा। डियर ऑफ फ्लक्स फाई इक्वल टू ES, E की यूनिट, E का डायमेंशन फार्मूला, E का डायमेंशन फार्मूला। अब किसी को E करना पता हो तो उसके लिए F/Q होता है।
तो यह का होता है mLT माइनस 2 और Q का होता है 80, तो mLT माइनस 3 A माइनस 1 ये E का हुआ। तो E का लिख दिया हमने mLT माइनस 3 A माइनस 1 किसका E का, और यह से एरिया है तो यह स्क्वायर, तो क्या हुआ mL क्यूब्ड T माइनस 3 A माइनस 1 ये डायमेंशन फार्मूला, ठीक है ना। E इंटू एस, E का डायमेंशन फार्मूला, एस का डायमेंशन फार्मूला ऑल ओवर ये, ठीक है ना। तो कभी कभी याद रखना भूल दिया जाए डायमेंशन फार्मूला ऑफ फ्लक्स mL क्यूब 80 माइनस 3 A माइनस 1, ठीक है ना। तो ये रहा। अब देखिए आप चेक करते हैं कि आप लोग इस बात को समझ पाए कि नहीं। मान लीजिए हम यहाँ पर एक ये सरफेस ले लिए और एक ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस सरफेस को हम S1 बोल रहे हैं, इसको S2 बोल रहे हैं, इसको S3। हिंट आपके सामने है, हिंट आपके सामने है, ठीक है। यहां पर यस और ई परपेंडिकुलर होंगे तो फ्लक्स क्या होगा मैक्स, और यस और ई पैरेलल होंगे तो फ्लक्स क्या होगा 0। अब यहां पर आपके सामने 3 सरफेस है, ये सिलेंडर का तो ये ऐसे होगा ना, सिलेंडर के दोनों साइड ये सर्कुलर, ये सरफेस और ये एक दूसरे से क्या है पैरेलल है, S1 और E S2 और E भी पैरेलल, यानी S1 S2 E के साथ इस केस पर है ना। तो यदि हम इसके फ्लक्स को φ1 कहें तो ये 0, इसके फ्लक्स को φ2 कहें तो ये भी 0, ठीक है। और यदि इसके फ्लक्स की बात करें φ3 तो ES3 और S3 ये क्या होगा 2πRL, S इक्वल टू 2πRL, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर होता है ना, तो ये इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई होगी, ठीक। अब इसके आगे का जो टॉपिक है वो गॉस थ्योरम आएगा, है ना, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद।